हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने सेकेंड चैप्टर में 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, राइट। एसिड और बेस के हमने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि जब आप उनको टेस्ट करते हैं तो वो सारिन टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से हमने बेस के लिए पढ़ा कि जब आप बेस को टेस्ट करते हैं तो वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। इतना क्लियर है सबको। उसके बाद हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया। एसिड की रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये मैं आपको रिवीजन में भी पढ़ा चुकी हूँ। एक बार मैंने आपको क्विक रिवीजन भी प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। साथ ही हमने सीखा कि जब आप एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या होता है, तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद उसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से हमने एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई थी, तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। और अगर हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो वो कैसी नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो फर्दर ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसकी अपोजिट अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस में भी हमने यही सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर हम बेस की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से बाकी की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने सॉल्ट्स को सीखा था, सॉल्ट्स की फैमिली को पढ़ा था, जिसमें हमने कॉमन सॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन सॉल्ट सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। फिर हमने सीखा था कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है। फिर उसके बाद हमने 3 सॉल्ट और पढ़े थे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड द लास्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैं आपको सारे टॉपिक बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनको कवर करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन टर्न्स red litmus to blue. Its pH is likely to be, तो उसका pH कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, ब्लू में। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर सॉरी ब्लू लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कब होगा, देखिए जब मैंने आपको एसिड और बेस पढ़ाया था तब मैंने आपको उसमें बेसिक नॉलेज दी थी कि ब्लू में चेंज कब होता है, जब कोई बेसिक सॉल्यूशन हो या बेसिक आप कह दो कि सॉल्ट हो, या फिर आप कह सकते हो कि बेसिक कंपाउंड हो। ठीक, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। बेसिक नेचर सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बी, और यहाँ पर भी बी आ रहा है, यानी कि ब्लू में भी बी आ रहा है और बेसिक में भी बी आ रहा है। इसका मतलब कि बेस क्या करते हैं, रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 4, 5 एंड 10। अब बताइए आपको कि इनमें से बेस कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें से बेस कौन सा है। तो मैंने आपको सिखाया था पीएच स्केल। पीएच स्केल कैसा होता था बच्चों, जिसमें आपके 0 to 14 वैल्यूज आ रही थी, 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यूज आ रही थी। 7 पे क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, तो देखिए लगभग 10 यहाँ पर ही कहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ये कौन से रीजन में आ रहा है,
ये बेसिक रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या है, यहाँ पे बेसिक है। जब आप 7 to 14 की तरफ मूव करेंगे तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगे आपके सारे। ओके, सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप 7 to 14 की तरफ मूव करोगे। और क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो 7 to 14 की रेंज में आ रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या है, 10, ठीक है। क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना था, उस सॉल्यूशन को पता करना था कि उसकी नेचर कैसी है। तो नेचर कैसी है, बेसिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल। एक सॉल्यूशन है, अब उसको रिएक्ट हम किससे करा रहे हैं, एग शेल से करवा रहे हैं। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि उसमें से जब रिएक्शन हो रही है तब एक ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, NaCl, HCl, LiCl, KCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रश्ड एग शेल बनता किससे है, ठीक है। तो क्रश्ड एग शेल बना होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। क्रश्ड एग शेल, ओके। अब देखिए, इसकी रिएक्शन हमें किसी सॉल्यूशन से करानी है, हमें नहीं पता कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, हमें पता करना है सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो रही है तब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी सब्सटेंस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करा रहे हो तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, कोई ना कोई सॉल्ट बनना चाहिए, ठीक है। और वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, और यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि CO2 गैस ही तो क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की करती है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रश्ड एग शेल, जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, उससे जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, सॉल्ट CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। तो आपका HCl बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ml of solution of NaOH found to be completely neutralized by the 8 ml HCl, यानी कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, सपोज ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। और इस लेवल तक मैं ये बोल रही हूँ कि ये 10 ml सॉल्यूशन मैंने ले लिया, और सॉल्यूशन किस चीज का है, NaOH का, यानी कि हमारे पास एक बेस है, ठीक है। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे इस लेवल तक यानी कि 8 ml मैंने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिया है, और वो क्या है, HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंप्लीटली विद द 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर अगर मैं इसमें 10 ml और ऐड कर दूं, यहाँ पे ये पहले 10 ml था, 10 ml मैंने इसमें और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 ml हो जाएगा, ओके। अब अगर मैं इसमें इस 20 ml सॉल्यूशन को, NaOH को, अगर मैं न्यूट्रलाइज करना चाहती हूँ तो मुझे HCl का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे 16 ml लेना पड़ेगा। यानी कि मैंने कितना किया, 8 ml HCl को और ऐड कर दिया किसमें, इस सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में। यानी कि आप अब क्लियरली समझ गए होंगे कि जो 10 ml था वो अगर 8 HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा था, इसका मतलब ये है कि 20 ml NaOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे 16 को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ये हमारा बेस है और ये एसिड है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 16
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन is used for treating indigestion। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटिंग इंडाइजेशन, यानी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है इन चारों ऑप्शंस में से जिसको आप इंडाइजेशन के टाइम पे लेते हो। ठीक है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक की आपको 4 ऑप्शन दे रखे। क्लियर है इतना? अब आप सोचिए कि इंडाइजेशन आपको कब होगा। देखिए, जब आप कहीं फंक्शन में जाते हो, बहुत ज्यादा फूड टेक इन कर लेते हो, खा लेते हो, तो क्या होता है, आपको घर आकर बेस लेना पड़ता है। दैट मीन्स कि आप या तो कोई डाइजीन की टैबलेट ले लेते हो, या फिर कोई डाइजीन लिक्विड आप पी लेते हो, है ना, या फिर आप सोडा पी लेते हो। ठीक है, तो वो सब क्या है बेटा, सोडा क्या है, सोडा एक बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम, जिसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो वो क्या है, बेसिक नेचर का है। यानी कि आप क्या ले रहे हो, बेस ले रहे हो। दैट मीन्स आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड। तो ये कैसी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इतना क्लियर है सबको? ओके, तो यानी कि आप क्या लेते हो, बेस लेते हो, और आपके स्टमक में जो एसिड रिलीज हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द एंटासिड। ओके, तो आपका एंटासिड राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशन भी लिखकर बतानी है और उसके साथ साथ उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखकर बतानी है। उसने सिर्फ एक लाइन में लिखकर दिया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुल्स। तो अब हमें इसकी सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, हमें जिंक के साथ करानी है। तो हम यहाँ लिख देंगे जिंक। ओके, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट। क्लियर है इतना, जिंक सल्फेट बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे H2SO4 है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है, इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो एसिड कौन सा था हमारा, H2SO4। क्लियर है? और जिंक, जिंक को जैसे ही हमने H2SO4 में ऐड किया तो H2SO4 कैसा है, यहाँ पे डाइल्यूटेड है। ठीक है, और क्या बन गया बच्चों, जिंक सल्फेट। तो ZnSO4। अब तो ये रिएक्शन आपको याद हो गई होगी, हमने पहले भी पढ़ा है इसे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, क्योंकि जिंक का एक ही एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर भी एक ही एटम है। उसी तरीके से SO4 के लिए भी यहाँ पे एक ही एटम है, और यहाँ पे SO4 भी टाइम ही लिखा हुआ है, I mean, ओके। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आप बताइए कि अब इसके लिए वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन बताइए किसके साथ करानी है, मैग्नीशियम मेटल के साथ करानी है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे मैग्नीशियम, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड है इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा अब तक तो, HCl, और HCl में हमें क्या ऐड करना है, मैग्नीशियम मेटल, और रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये भी सबको याद हो गया होगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, MgCl2 लिखा है। साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे MgCl2 इसका मतलब क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पर भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी पार्ट करते हैं पहले। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब तो आप लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखना है बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताइए, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। H2SO4, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूटेड है। अब यहाँ पर मेटल कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एरो लगा देंगे। बच्चे यहाँ पे गलती हमेशा ये करते हैं कि वो एरो की जगह इक्वल्स टू लगाकर आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि केमिकल रिएक्शन है, आपको इसमें फॉरवर्ड एरो ही यूज करना है, ओके। अब जब भी बच्चे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा ये गलती करते हैं कि उसमें वैलेंसी लगाना वो भूल जाते हैं, या फिर उनको वैलेंसी याद नहीं होती है। तो देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 एंड SO4 की वैलेंसी होती है -2। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा SO4 और यहाँ लिखा Al। SO4 की वैलेंसी कितनी है, -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 को डायरेक्ट ही लिख देते हैं बिना ब्रैकेट लगाए, तो जब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ये 43 बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, और साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसी को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितना एटम्स है बच्चों, 2 एटम्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 ही एटम प्रेजेंट होने चाहिए। SO4 कितने टाइम लिखा हुआ है, होल थ्राइस है, यानी कि 3 टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको 3 पुट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 हो गया, है ना, 3 2 6, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 6, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 6 एटम हो जाएंगे, ओके। तो ये बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फिर से आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, आयरन के साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ, ओके। और आयरन फिलिंग्स जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डाइल्यूट HCl की रिएक्शन
कि रिएक्शन जब आप Fe के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे FeCl3 आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब इसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे Cl के कितने एटम्स हैं, राइट हैंड साइड पे Cl के 3 एटम्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो क्या होगा, क्लोरीन के 6 एटम्स हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो मैंने वहाँ पे 6 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे 6 लिखा है तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए बच्चों, 6 एटम्स हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि Fe के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 3 एटम्स है। इतना क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक है एल्कोहल और एक है दूसरा ग्लूकोज। देखिए, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, फर्स्ट वन इज एल्कोहल, सेकंड इज ग्लूकोज, कंटेन हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कैटेगराइज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, यानी कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं उनको एज एन एसिड कैटेगराइज नहीं किया जाता, उनमें हाइड्रोजन होता है फिर भी उनको एसिड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि एसिड्स क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होने के बाद भी वो कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Therefore, there will be no conduction of electricity, तो क्योंकि यहाँ पे आयंस ही नहीं बन रहे हैं बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो, और जो बल्ब है अगर आप एक सेटअप बनाएंगे पूरा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। चलिए सेटअप बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने सॉल्यूशन भरा है ग्लूकोज का, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है। अब अगर मैं जैसे ही बटन क्लिक करती हूँ तो बटन क्लिक करने पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरा था। देखिए आपने यहाँ पे क्या भरा था, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरा था। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये H+ आयंस नहीं देता है, ठीक है। तो क्योंकि आयंस नहीं बन रहे हैं इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does distilled water not conduct electricity? क्यों डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने नहीं देता है लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देता है? चलिए रीजन जानते हैं। As we know, ions are responsible for the conduction of electricity. जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस आयंस वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ओके, तो जो रेन वाटर है उसमें एसिड्स के आयंस होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट डिस्टिल वाटर में ऐसे कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो रेन वाटर है उसमें एसिड के आयंस होते हैं, है ना। अब एसिड के आयंस कैसे होते हैं, देखिए जब फैक्ट्रीज में से अनवांटेड सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं या फिर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इस टाइप की जो गैसेस हैं हार्मफुल गैसेस, ये गैसेस वाटर मॉलिक्यूल में जाके डिसॉल्व हो जाती हैं, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उस वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसॉल्व होकर क्या बनाती हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर देती हैं। ओके, अब इसको एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एक सेटअप बनाया है मैंने, ठीक है, उसमें मैंने सॉल्यूशन भरा है। कौन सा सॉल्यूशन भरा है मैंने, यहाँ पे रेन वाटर भर दिया मैंने इसमें, ठीक है।
रेन वाटर को फिलअप कर दिया। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी तो बल्ब जल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना पड़ेगा तो इससे कंडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया जिसकी वजह से कंडक्शन और अच्छा हो और इसमें आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। बल्ब ग्लो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे थे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिल वाटर को फिलअप कर दिया और फिर मैंने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने पर बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर था उसने आयंस दिए ही नहीं, लेकिन जो रेन वाटर था उसमें एसिड्स के आयन प्रेजेंट थे। ओके, तो आपको ये चीज अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब किसी सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने NaCl भी ऐड किया था फॉर दी मोर कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Yes, एसिड्स आयंस देते हैं लेकिन आयंस के लिए एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। दैट मीन्स वाटर की प्रेजेंस जरूरी है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो फिर आयंस नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, रीजन जानते हैं। वैसे मैं आपको ये लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और देख लेते हैं। एसिड्स इन वाटर, वाटर में जब आप एसिड को ऐड करते हो तो क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O+। ओके, H3O+ कैसे बनाएंगे आप, जब हाइड्रोजन यानी कि सॉरी H+ जब ऐड करेंगे आप H2O में, H2O मॉलिक्यूल के साथ जब H+ कंबाइन होता है तो ये बनाता है H3O+। क्लियर है, क्या बन जाता है ये, H3O+ का फॉर्मेशन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है इतना, ओके। तो ये जो आयंस होते हैं बच्चों, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक बिहेवियर के लिए। यानी कि जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक बिहेवियर के लिए। बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, लेकिन अगर वाटर ही नहीं होगा तो जो एसिड है वो अपना H+ आयंस नहीं दे पाएगा, और अगर वो H+ आयन नहीं देगा तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है। देखिए HCl को जैसे ही आप वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको इससे समझते हैं। देखिए कंटेनर है, कंटेनर में हमने बीकर में यहाँ पे वाटर फिलअप किया हुआ है पहले से। अब देखिए टेस्ट ट्यूब की हेल्प से मैं यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को गिरा रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एसिड को गिरा रही हूँ तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, आयंस बन जाएंगे। आयंस किसके बन जाएंगे, एसिड के, है ना। यानी कि वाटर में जाते ही वो अपने आयंस को अलग अलग कर देगा, H+ आयंस अलग हो जाएंगे और Cl- आयंस अलग हो जाएंगे। लेकिन बच्चों जो H+ आयन होता है वो सिंगल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर हो गया है सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 सॉल्यूशंस ABCDE। आपको 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। When tested, जब इसको टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, तो जो सॉल्यूशन है उनके pH मिलते हैं 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली। Which solution is neutral, strong alkaline, strong acidic, weakly acidic और weakly alkaline? ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बनेगा, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। कब बनेगा न्यूट्रल, देखिए जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर देंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस में, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है,
और यहाँ पे कोई एक और कंपाउंड बन जाएगा, डिपेंड करता है, ठीक है, वाटर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, H2O, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कब बनेगा सॉरी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन तब बनेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, यानी कि एसिड तो आपको वीक लेना पड़ेगा, तो आप लेंगे वीक एसिड और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट, क्या बोलेंगे, बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिड है तो क्या समझ में आ रहा है आपको इससे कि आपको एसिड कैसा लेना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे और वीक बेस का यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, एसिडिक, यानी कि एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ओके, और वाटर का फॉर्मेशन तो होगा ही। अब वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक का मतलब है बच्चों कि आपको वीक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है, वीक एसिड लेना पड़ेगा और वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से आप करा दीजिए, ठीक है। वीकली एसिडिक में ऐसे भी हो सकता है कि उसने H+ आयन की कंसंट्रेशन कम दी है ना, तो बच्चों ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो H+ आयन्स हैं, है ना, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, H+ आयन्स की कंसंट्रेशन कैसी है, लेस कंसंट्रेशन। ओके, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो OH- आयंस है उसकी कंसंट्रेशन कम है, OH- आयंस की कंसंट्रेशन कैसी है, लेस कंसंट्रेशन। क्लियर है। ओके, लास्ट लाइन में वो कह रहा है कि पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसके बेस पे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे, यानी कि सबसे पहले हमें जिसका पीएच ज्यादा है उसे रखना पड़ेगा, फिर जिसका कम है उस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। वी हैव 5 सॉल्यूशन, हमारे पास ये 5 सॉल्यूशन है A B C D E, जिनके लिए ये पीएच वैल्यूज दे रखी है 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपने पीएच स्केल पढ़ा ही है सबने। ठीक है, ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 0 to 14 वैल्यूज हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है उसने, 4, ठीक है, तो 4 लगभग यहाँ पे कहीं आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो और 7 यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस साइड मूव करोगे तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे ना, एसिडिक नेचर बढ़ेगी, ठीक है, और जैसे आप इधर मूव करेंगे तो बेसिक नेचर या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर न्यूट्रल है इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, न्यूट्रल है। डी सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। उसी तरीके से ए सॉल्यूशन कैसा है, वीकली एसिडिक है, क्योंकि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है। सी वाला जो सॉल्यूशन है वहां पर 11 लिखा हुआ है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, वहां पे OH- आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। ई वाला जो सॉल्यूशन है आपका, वहां पे क्या हो रहा है, देखिए H
पीएच की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि थोड़ी सी 11 से कम है। 11 से कम होने का मतलब क्या है कि ये वीकली अल्कलाइन है, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, ठीक है। और जो लास्ट है वो है B1, यानी कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, ओके, पीएच वैल्यू कम। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 11 9 7 4 1, ठीक है। 11 पर क्या आ रहा है आपका C E, उसके बाद D, फिर उसके बाद A और B, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऐसे ही तो बढ़ रही है। C तो बेसिक है ना, ठीक है, C वाला जो ऑप्शन है C सॉल्यूशन वो तो सबसे ज्यादा बेसिक है, और जो B वाला सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयंस है। क्यों, क्योंकि उसका pH बहुत कम है, 1 है उसका pH। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है A एंड B। सबसे पहले हम A वाली टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है A, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया है। आगे क्या बोल रहा है बच्चों वो, और जो A वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखा है, और जो B वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें उसने एसिटिक एसिड को रखा है, ठीक है, एसिटिक एसिड। क्लियर है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, जो कि यूज होता है विनेगर में, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब की हेल्प से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड ऐड कर रही हूँ। तो देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, HCl एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके बच्चों। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इतना तो आप जानते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड ये मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें ये रिएक्शन हो रही है कि मैग्नीशियम को किस में हमने ऐड किया है, एक वीक एसिड है जिसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड, ओके। अब एसिटिक एसिड को जैसे ही हमने मिक्स किया इसमें तो रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन करके क्या बन गया, मैग्नीशियम एसीटेट, ओके। मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। देखिए टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम मैग्नीशियम रिबन को रखेंगे, फिर उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब की हेल्प से एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे, तो वहां पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम एसीटेट बन जाएगा। क्लियर है सभी को। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो फिजिंग हो रही है वो सबसे ज्यादा किस में हो रही है, टेस्ट ट्यूब A में हो रही है, यानी कि उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, उसमें बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे विग्रसली का मतलब है रैपिडली, रैपिडली का मतलब है फास्ट, ओके। बहुत तेजी से रिएक्शन हो रही है। कौन सी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, A वाली टेस्ट ट्यूब में, और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कौन सी है, ये B टेस्ट ट्यूब है, ओके। और जो इससे प्रीवियस वाली टेस्ट ट्यूब थी वो A टेस्ट ट्यूब थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में उसकी जो H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस देने की कंसंट्रेशन ज्यादा है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसीलिए वो मैग्नीशियम के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे जो HCl के साथ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फास्टर होगी, और जो CH3COOH के साथ रिएक्शन हो रही है वो थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि वो इतने आयंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ pH 6, एक फ्रेश मिल्क है जिसका pH वैल्यू 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। आप क्या सोचते हैं कि जब कर्ड में वो चेंज हो जाता है मिल्क, तब उसका pH वैल्यू कैसा हो जाता है। देखिए pH ऑफ मिल्क
फॉल्स बिलो 6, तो उसका पीएच कम हो जाता है मिल्क का जब वो टर्न होता है किसमें, कर्ड में, टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब देखिए जब कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो लैक्टोज से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टोज क्या है बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में, यानी कि फैट है एक तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इनटू द फ्रेश मिल्क, टू द फ्रेश मिल्क, यानी कि फ्रेश मिल्क में जो मिल्कमैन था उसने क्या किया, बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा कैसी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क, उसने 6 से पीएच को स्लाइटली अल्कलाइन क्यों किया, बढ़ाया क्यों उसने पीएच, ठीक है। चलिए रीजन जानते हैं कि उसने पीएच को क्यों बढ़ाया। और साथ ही वो पूछ रहा है कि अगर इस मिल्क का पीएच बढ़ गया है तो फिर क्या ये जो कर्ड बनेगा इससे उसको बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, और लगेगा तो क्यों लगेगा, तो हमें आंसर देना है। द मिल्कमैन ऐड सम बेकिंग सोडा, मिल्कमैन ने क्या किया, कुछ बेकिंग सोडा को ऐड किया जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 टू फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क में उसने ऐड कर दिया, ठीक है। और ये कैसा हो गया बच्चों, स्लाइटली एल्कलाइन हो गया, यानी कि अब ये बेसिक नेचर का हो चुका है मिल्क। क्यों किया उसने ऐसा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि उसको लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको बेसिक नेचर का बना दिया। लेकिन अब जब आप इससे दही बनाने की कोशिश करोगे तो वहां पे जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा बच्चों, वो सारा लैक्टिक एसिड उस NaHCO3 जो कि आपका क्या है, बेकिंग सोडा है, उसको न्यूट्रलाइज करने में ही सारा यूज हो जाएगा। यानी कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा तब कहीं जाके आपका कर्ड का फॉर्मेशन शुरू होगा। इसीलिए यहाँ पे कर्ड बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि जितना भी वो लैक्टिक एसिड होगा वो पहले तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद फिर जो लैक्टिक एसिड और ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? सभी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। देखिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब रिटन नोट्स बनाते हैं तो वो चीज पूरे साल भर आपको याद रहती है। Why should curd and sour substances not be kept in the brass and copper vessels? ब्रास भी क्या होता है बेटा, कॉपर का ही तो एक कंटेनर होता है, कॉपर का ही, मतलब आप कह सकते हो मेटेलिक सब्सटेंस है, अलॉय है, ठीक है। ब्रास क्या होता है, अलॉय होता है। ब्रास कैसे बनता है बच्चों, ब्रास बनता है कॉपर से और जिंक से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉपर का परसेंटेज 70% रहता है और जिंक का रहता है 30%। तो दोनों ही मेटल्स को मिक्स करके जब एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जाता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा बन जाता है, ब्रास बन जाता है। और ब्रास क्या है, अलॉय है। क्लियर है इतना? ओके। तो हमें क्यों नहीं रखना चाहिए इसमें कॉपर के कंटेनर में, कॉपर के कंटेनर में हमें कर्ड को और सॉर सब्सटेंसेस को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है स्लोली, वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक। और यानी कि देखिए अब वो बोल रहा है कि सार सब्सटेंस एसिडिक नहीं होता, सार सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एसिड पहले से प्रेजेंट होता है। हम यही बोलते हैं ना कि जो भी सार सब्सटेंसेस होते हैं, जो खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि जैसे पिकल ले लीजिए, है ना, तो मैंगो पिकल में क्या होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम विनेगर को ऐड करते हैं। तो जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस बनाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको कॉपर के कंटेनर्स का यूज नहीं करना चाहिए सॉर सब्सटेंसेस को रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? अगर वहां पे, अब देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ड्राई HCl है तो वहां पे जब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है बच्चों, तो कैसे वो अपना कलर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो
लिटमस पेपर के कलर चेंज होने के लिए भी H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयन का बनना जरूरी है। जब तक वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ड्राई अगर HCl गैस है तो वहां पे सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है किसी सब्सटेंस के थ्रू, तो वहां पे H2O प्रेजेंट नहीं है। अब अगर H2O प्रेजेंट होता, HCl अपना आयन कब देगा? जब वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा। वाटर प्रेजेंट होने पर ही तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा और साथ ही यहाँ पे Cl- बन जाएगा। ठीक है, H3O+। ओके, क्लियर है सभी को इतना? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे आ गई है। ओके, ये रिएक्शन बोली है मैंने अभी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन? क्या कोई इफेक्ट पड़ता है क्या H+ आयन की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन पर? हाँ, बिल्कुल पड़ता है कि अगर आप H+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, आप जब 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो आपके सारे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप जैसे आप मूव करोगे 7 to 0 की तरफ तो सारे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आप जब 7 से 0 की तरफ मूव करते हो तो सारे जो H+ आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज BaSO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कोई भी एक आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, यानी कि अगर आपको पता है कि वहाँ पे BaSO4 बन रहा है, इसका मतलब कोई एक एसिड लिया गया होगा जिसमें SO4 आ रहा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई एक बेस ऐसा होगा Ba आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि BaSO4 क्या है बच्चों, एक सॉल्ट है। ठीक, अब ये सॉल्ट बनेगा कैसे, जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाओगे, किसी एसिड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, बेस से। तो ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। और बच्चों ये क्या है आपका, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है उसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे बना है। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बना है, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाई है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एसिड्स और बेसिस की 3 सिमिलैरिटी बतानी है, कि एसिड्स की 3 सिमिलैरिटी और बेसिस की, यानी कि कॉमन चीजें बतानी है दोनों में। तो दोनों में कॉमन चीजें क्या है, पहला है बोथ एसिड्स एंड बेसिस हैव आयंस। बिल्कुल सही बात है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दोनों ही एसिड्स भी और बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होता है। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, तब तक आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे।
जब वाटर की प्रेजेंस होगी तभी तो H प्लस आयन और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो पाएंगे और तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाएगा। यानी कि एसिड और बेसिस दोनों आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि किसी सब्सटेंस को खराब कर सकते हैं जैसे मेटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अभी तक हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। ओके, चैप्टर के बीच में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आपको, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। ओके बच्चों, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ाई ध्यान से कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।